हेलो डीसी फैमिली। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हम लोगों के ऑनलाइन लॉ चैनल में। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने सेक्शन 16 स्टार्ट किया था। सेक्शन 16 का मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब मैंने बताया था जहां पर रिलेशन होना चाहिए, और रिलेशन कैसा होना चाहिए? जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है। याद आया सबको? तो चलिए आज की क्लास हम लोग उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 देखिए क्या बोल रहा है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 प्रिजम्पशन के बारे में बता रहा है। किस चीज का प्रिजम्पशन बता रहा है? प्रिजम्पशन बता रहा है एज टू डोमिनेशन ऑफ विल, जहां पर यह प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है। अब देखिए, अब एक रिलेशन है, एक पार्टी कह रही है कि मेरे साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, और एक पार्टी कह रही है कि मैंने तो अनड्यू इन्फ्लुएंस किया ही नहीं है। तो अब साबित कौन करेगा कोर्ट में? ये तो बड़ी दिक्कत वाली चीज है कि कोर्ट में साबित कौन करेगा, और करेंगे कैसे कि मेरे साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है या नहीं हुआ है, मैं इनकी बातों में आया हूं या नहीं आया हूं, या इन्होंने मुझे इस तरीके से इंड्यूस किया कि मैं इनकी बातों में आ गया। कोर्ट में ये साबित कैसे होगा? तो ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है कि प्रिजम्पशन लिए गए, कुछ रिलेशंस बताए गए हैं जहां पर यह प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। कुछ रिलेशन ऐसे हैं जहां पर यह प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। अब जैसे अगर मान लेते हैं कुछ एग्जांपल्स में कि जहां पर यह अज्यूम किया जाएगा, जहां पर यह प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो इसका मतलब कोर्ट ये मान करके चलेगी, जो अग्रीव्ड पार्टी पहुंची है ना कोर्ट में, जो कह रही है कि मेरे साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन लेकर के चलेगी कि ये सच बोल रहा है। अब उसकी बात को तो कोर्ट सच मान रहा है, तो इसका मतलब साबित किसको करना पड़ेगा? साबित सामने वाली पार्टी को करना पड़ेगा जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। ठीक। और जो रिलेशन ऐसे हैं जिसमें प्रिजम्पशन नहीं लिया गया है, वहां पर कोर्ट में साबित कौन करेगा? जो आरोप लगा रहा है, यानी कि जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो कैसे हुआ है। कोर्ट में साबित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए इसीलिए प्रिजम्पशन लिए गए हैं। देखते हैं एक एग्जांपल। सबसे पहले देखिए सर्कमस्टेंसेस वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, यानी कि जहां पर सामने से ही दिखाई दे रहा है, जहां पर सामने से ही दिखाई दे रहा है कि इसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया होगा। एक रिलेशन है, उस रिलेशन में सामने से ही पता चल रहा है कि ये पार्टी सामने वाले को डोमिनेट कर रही है। रियल और अपेरेंट अथॉरिटी का मतलब जो सामने से रियलिटी में दिखाई दे रहा है कि हाँ ये डोमिनेट करता होगा, जैसे फादर और सन। देखते हैं मास्टर एंड सर्वेंट। अब मास्टर एंड सर्वेंट में ये सामने से दिखाई पड़ रहा है, ये साफ साफ पता चल रहा है कि मास्टर हमेशा क्या करेगा? सर्वेंट को डोमिनेट करेगा। पेरेंट एंड चाइल्ड, पेरेंट एंड चाइल्ड में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पेरेंट हमेशा डोमिनेट करेंगे चाइल्ड को। आईटीओ एंड एसएससी, आईटीओ का मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, एंड एसएससी, साफ साफ पता चल रहा है कि इनकम टैक्स ऑफिसर हमेशा एसएससी को डोमिनेट करेगा। सॉलिसिटर एंड बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी भी बोल सकते हो या क्लाइंट भी बोल सकते हो। तो सॉलिसिटर हमेशा डोमिनेट करेगा किसको? बेनिफिशियरी को। तो अब अगर मान लीजिए कि कल को एसएससी यह आरोप लगा रहा है कि आईटीओ ने उसके साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, तो कोर्ट क्या करेगी? एसएससी की बात मान करके चलेगी। अगर कल को सर्वेंट यह कह रहा है कि मास्टर ने उसके साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, तो कोर्ट किसकी बात मानेगी? सर्वेंट की बात मानेगी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कोर्ट में साबित किसको करना पड़ेगा? मास्टर को साबित करना पड़ेगा। उसी तरीके से देखिए नेक्स्ट है आपका सर्कमस्टेंसेस में फिड्यूशरी रिलेशन। फिड्यूशरी रिलेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? फिड्यूशरी रिलेशन का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी रिलेशन। फिड्यूशरी रिलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रस्टवर्दी रिलेशन। ट्रस्टवर्दी का मतलब मैंने क्या बताया था? जहां पर लोग सामने से आंखें बंद करके भरोसा करते हैं सामने वाली पार्टी के ऊपर। ठीक है, जैसे देखिए ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी हमेशा पूरी तरीके से कंप्लीटेड ट्रस्ट करेगा ट्रस्टीज के ऊपर। बेनिफिशियरी हमेशा ये मान करके चलेगा कि ट्रस्टी अगर कोई भी डिसीजन लेगा तो हमेशा उसके बेनिफिट के लिए लेगा। उसी तरीके से स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल गुरु के जितने भी भक्त होंगे वो क्या करेंगे? वो हमेशा ये मान करके चलेंगे कि गुरु जी हमारे साथ में जो कुछ भी करेंगे सही करेंगे। तो इनके बीच में क्या है? इनके बीच में फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। तो अगर एक रिलेशन में दो पार्टीज के बीच में एक ट्रस्टवर्दी रिलेशन क्रिएट हो रहा है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, तो कोर्ट वहां पर ये प्रेज्यूम करके चलेगा कि यहां पर
अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा, यहां पर डोमिनेशन ऑफ विल एग्जिस्ट करती है, यही बताता है आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। देखिए तीसरा, where he makes a contract with a person having bodily or mentally distress due to illness or old age। इसका भी हम लोगों ने कल एग्जांपल लिया था, कल भी मैंने आपको बताया था। उसी तरीके से देखिए मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट, ये हमेशा माना जाएगा कि मेडिकल अटेंडेंट डोमिनेट करेगा पेशेंट को। क्यों? क्योंकि पेशेंट तो बीमार है, मेडिकल अटेंडेंट जो कुछ भी कहेगा पेशेंट हमेशा क्या करेगा, पेशेंट हमेशा मेडिकल अटेंडेंट की बात को मान करके चलेगा। पेशेंट हमेशा ये सोचेगा कि मेडिकल अटेंडेंट उसको जो भी सर्विस दे रहा है, जो भी मेडिसिन दे रहा है, जो भी चीज उसके साथ में कह रहा है, जो भी एडवाइस उसको दे रहा है, वो सब कुछ सही दे रहा है। तो यहां पर ये रिलेशंस कुछ ऐसे हैं यहां पर ये प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि इनके साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा। आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए यहां पर आगे एक एग्जांपल दिया हुआ है और एक केस लॉ भी दिया हुआ है। सबसे पहले एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल क्या बोल रहा है? एग्जांपल, अ स्पिरिचुअल गुरु इंड्यूस हिज चेला, चेला का मतलब यहां पर वही है भक्त, टू डोनेट ऑल हिज प्रॉपर्टी टू द आश्रम एंड सेड दैट इन रिटर्न ऑफ इट ही विल certainly get salvation। salvation का मतलब क्या हो गया? वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। The chela did the same, held that this is a case of undue influence, so it become void। तो बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर वही वाला एग्जांपल है जो मैंने आपको कल दिया था। स्पिरिचुअल गुरु ने चेले से बोला कि अगर तुम प्रॉपर्टी हमको दे दोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब चेले ने क्या किया? गुरुजी को अपनी प्रॉपर्टी दे दी। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। तो अगर चेला चाहे यानी उनका भक्त चाहे तो वो कोर्ट में जाकर के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हुआ तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वो वॉइड हो जाएगा। उसके बाद में देखिए लाडली प्रसाद वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में एक डिसीजन दिया था। The burden of proving that such contract was not induced by undue influence lies upon the person in a position to dominate the will of the other। अब देखिए वही चीज है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी वही चीज बोली जो अभी मैंने आपको बताई। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? कोर्ट में साबित किसको करना पड़ेगा? क्योंकि अब यकीन मानिए सबसे मुश्किल काम यही होता है कोर्ट में साबित करना। अगर कल को मान लीजिए मैंने किसी के ऊपर आरोप लगाया तो मुझे कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। तो यही यहां पर जो प्रिजम्पशन लिए गए, तो प्रिजम्पशन के अकॉर्डिंग यह डिसाइड किया जाएगा कि यहां पर साबित अग्रीव्ड पार्टी करेगी या जिसके ऊपर एलिगेशन यानी कि आरोप लगाया जा रहा है वो साबित करेगा। जैसे लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट में क्या हुआ? अगर मान लीजिए टेनेंट कहता है कि मेरे साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो यहां पर नो प्रिजम्पशन लिखा हुआ है ना, तो यहां पर प्रिजम्पशन नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब अगर टेनेंट कह रहा है कि लैंडलॉर्ड ने मेरे साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है तो कोर्ट टेनेंट की बात नहीं मानेगा, टेनेंट को यह साबित करना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि इसके साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। दूसरा क्रेडिटर एंड डेटर, कल को ये डेटर कहता है कि क्रेडिटर ने मेरे साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, तो वहां पर कोर्ट डेटर की बात नहीं मानेगा, डेटर को ये साबित करना पड़ेगा। उसी तरीके से हस्बैंड एंड वाइफ, अगर वाइफ ये बात कहती है कि हस्बैंड ने उसके साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है तो कोर्ट वाइफ की बात नहीं मानेगा। लेकिन हाँ, इसके साथ में इसका एक एक्सेप्शन है, अदर देन पर्दा नशी वुमेन। अब क्वेश्चन आता है कि पर्दा नशी वुमेन कौन होती है? पर्दा नशी वुमेन ऐसी वुमेन जो पढ़ी लिखी नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, जिसको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, जिसको सोसाइटी ने बिल्कुल अलग करके रखा हुआ है, जो बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं पता, कोई भी आदमी उसकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है। तो अगर ऐसी कोई लेडी है तो उस लेडी के केस में तो एजम्पशन लिया जाएगा, उस लेडी के केस में एजम्पशन लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई पढ़ी लिखी वाइफ है, क्वालिफाइड वाइफ है, अगर उसको अपने सारे अधिकारों के बारे में पता है, तो वहां पर वाइफ के कहने से कोई भी प्रिजम्पशन नहीं लिया जाएगा। प्रिंसिपल एंड एजेंट, उसी तरीके से अगर एजेंट कहता है कि प्रिंसिपल ने मेरे साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, तो वहां पर कोई भी प्रिजम्पशन नहीं लिया जाएगा। तो देखिए आगे कॉन्ट्रैक्ट विद पर्दा नशी वुमेन। अब पर्दा नशी वुमेन के बारे में बताया गया, सेम वही चीज है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी। बर्डन ऑफ प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? फुल डिस्क्लोजर इज मेड इस पर टू पर्दा नशी वुमेन। अब अगर मान लीजिए कि पर्दा नशी वुमेन का केस कोर्ट में गया, तो पर्दा नशी वुमेन के केस में तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन करके चल रहा है कि इसके साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। तो अब मैं साबित कैसे करूंगा? सामने वाली पार्टी साबित कैसे करेगी? क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है, साबित उसी को ही करना पड़ेगा, प्रूफ करने का बर्डन उसी के ऊपर है। तो यहां पर अगर वो ये बात प्रूफ करता है कि उसने पर्दा नशी वुमेन को सब कुछ सच सच डिस्क्लोज कर दिया था,
उसने पर्दा नशी वुमेन को सब कुछ सच सच डिस्क्लोज कर दिया था, कुछ भी छुपाया नहीं था। और सब कुछ जानने के बाद भी अगर पर्दा नशी वुमेन अग्री कर रही थी तो फिर वहां पर यह साबित हो जाएगा कि हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है। अब देखिए पर्दा नशी वुमेन होती क्या है। पर्दा नशी वुमेन अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर मान लीजिए कि पर्दा नशी वुमेन है और वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ पा रही है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन को समझ रही है, सब कुछ उसको पता है और वो ये बात जानबूझ करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, तो भी वहां पर कोर्ट ये मान करके चलेगी कि उसके साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो तरीके दिए गए ना, अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट, तो दूसरा फुल डिस्क्लोजर, ये तरीके दिए गए कि अगर कल को पर्दा नशी वुमेन ये बात कहती है कि उसके साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है और हम कोर्ट में ये दो बातें साबित कर दें कि पहले तो हमने सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया था पर्दा नशी वुमेन को, दूसरा पर्दा नशी वुमेन ने सोच समझ करके, अच्छे तरीके से समझ करके तब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो उस केस में माना जाएगा कि हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है। आगे देखते हैं। आगे देखिए एक शेख इस्माइल वर्सेस अमीर बीबी का केस है, वो भी इसी से ही रिलेटेड है पर्दा नशी वुमेन से ही रिलेटेड, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। इसमें कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई भी लेडी है जो कि कोर्ट जाती है, एविडेंस देती है, रेंट के मैटर को सेटल करती है टेनेंट के साथ में, रेंट को कलेक्ट भी करती है, कम्युनिकेट इन मैटर्स ऑफ बिजनेस विद मेन अदर देन द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, अपनी फैमिली के मेल मेंबर्स को छोड़ करके बाहर के मेल मेंबर्स के साथ में बिजनेस मैटर पे भी डिस्कस करती है, यानी कि उनको एडवाइजरी सर्विसेज भी देती है, तो उस केस में इज नॉट अ पर्दा नशी वुमेन। अभी मैंने पर्दा नशी वुमेन का क्या मतलब बताया, जिसको अपने अधिकारों के बारे में ना पता हो, जो क्वालिफाइड ना हो, जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी ना हो, ऐसी लेडी को बोला जाता है पर्दा नशी वुमेन। लेकिन अगर कोई कोर्ट में एविडेंस दे रहा है, रेंट को सेटल कर रहा है, रेंट को कलेक्ट कर रहा है, लोगों के साथ में बिजनेस मैटर को डिस्कस कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं वो क्वालिफाइड है, और अगर वो क्वालिफाइड है तो फिर वो पर्दा नशी वुमेन नहीं होगी, और अगर वो पर्दा नशी वुमेन नहीं है तो इसका मतलब प्रिजम्पशन भी चला जाएगा, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उस नॉर्मल लेडी के ऊपर आ जाएगा। आगे देखते हैं सेक्शन 19A। सेक्शन 19A किसका है, इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। लास्ट टर्न पे फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं, सेक्शन 19 हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 19 कहां पे पढ़ा था, सेक्शन 19 भी इफेक्ट का ही था, लेकिन वो किसका इफेक्ट का, कोअर्जन का। यहां पर इफेक्ट किसका दिया जा रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का, वो था सेक्शन 19, और ये क्या है, ये है 19A, यानी पूरा का पूरा जो 19 है वो इफेक्ट का ही है। 19 है आपका कोअर्जन का, 19A है इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस का। तो देखते हैं 19A क्या बोलता है। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज। तो बिल्कुल जिसकी कंसेंट ली गई है उसके पास में एक ऑप्शन है कि अगर चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है। Where some transaction is entered into in the ordinary course of business, but due to certain contingencies, one party is able to make the other party agree to certain terms and conditions, then it is not undue influence. अब अगर मान लीजिए कि कोई ट्रांजेक्शन है, यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का, यानी कि नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, कभी कभी होता है ना कि मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज पड़ जाती है। सपोज करिए कि मार्केट से अचानक से टोमेटो खत्म हो गए, अभी आपको टोमेटो चाहिए, ठीक। अब एक आदमी है, उसने बड़े महंगे टोमेटो खरीदे, आपको भी टोमेटो की जरूरत है, आप उसके पास में गए, उसने बोला देखिए टोमेटो हैं तो मेरे पास में, लेकिन बहुत महंगे हैं और बहुत दूर से लेकर के आया हूं, तो ठीक है आधे मैं रख लेता हूं, आधे से आप काम चलाइए, लेकिन इतने पैसे पड़ेंगे। तो वहां पर वो क्या हो रहा है, वहां पर उस समय ऐसी सिचुएशन है कि वो आपको वो टोमेटो महंगे लेने ही पड़ेंगे क्योंकि आपकी जरूरत, और आप सोच समझ करके ले रहे हो, वो आपके ऊपर प्रेशर थोड़ी ना क्रिएट कर रहा है कि नहीं आपको लेने ही लेने, आपकी मर्जी है, लेकिन अब आपको जरूरत है तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो क्या इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोला जाएगा, क्या ये बोला जाएगा कि वो आपको इंड्यूस कर रहा है, आंसर इज नो। तो अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का ट्रांजेक्शन है और स्पेशल टर्म्स और कंडीशन लगाई जा रही है और पहले से ही बता दी गई है, और सामने वाली पार्टी उन टर्म्स और कंडीशन को सोच करके समझ करके एक्सेप्ट भी कर रही है, तो फिर वहां पर उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। देखते हैं इसको आगे। एग्जाम्पल देखिए, ए अप्लाइज टू अ बैंकर, A applies to a banker for a loan at a time when there is
स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट, यानी कि मनी मार्केट में भी पैसों की शॉर्टेज चल रही है। द बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन एक्सेप्ट एट एन अनयूजुअल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बैंकर क्या कह रहा है, बैंकर कह रहा है कि हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देंगे, ऑर्डिनरी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन नहीं देंगे। अब ए ने क्या किया, ए ने उसको एक्सेप्ट कर लिया इन्हीं टर्म्स और कंडीशन के साथ में। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्या हो गया, ये ट्रांजैक्शन आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है। तो इस वजह से ये नहीं बोला जाएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व है या अनड्यू इन्फ्लुएंस से सामने वाले की कंसेंट को लिया गया है। क्लियर सबको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिब्यूटिंग द प्रिजम्पशन। रिब्यूटिंग द प्रिजम्पशन का मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने दो रिलेशन पढ़े, एक रिलेशन पढ़ा 16 सबसेक्शन 2, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, जिसमें कोर्ट ये प्रिजम्पशन लेकर के चलेगी कि यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा, जैसे रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप और तीसरा इलनेस वाला। ये 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े। फिर उसके हम लोगों ने बाद में पढ़ा कि कुछ रिलेशन ऐसे हैं जहां पर ये एजम्पशन नहीं लिया जाएगा, ठीक। तो अब अगर मान लीजिए कि प्रिजम्पशन लिया जा रहा है, प्रिजम्पशन लिया जा रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, यानी साबित किसको करना पड़ेगा, साबित सामने वाली पार्टी को करना पड़ेगा कि हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है। जो पार्टी एलिगेशन लगा रही है, कोर्ट उसकी बात को तो प्रिज्यूम कर रहा है कि ये सही बोल रहा है, जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं साबित कोर्ट में उसको करना होगा कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। तो वो साबित करेगा कैसे, अगर वो कोर्ट में ये पॉइंट्स को प्रूफ कर देता है तो उस केस में कोर्ट ये मान लेगी कि प्रिजम्पशन गलत है और इसने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। अब देखते हैं कौन कौन से प्रिजम्पशन है। सबसे पहला, the dominating party made full disclosure of all the facts to the weaker party before entering into the contract। अगर weaker party को, बिल्कुल ये वाला पॉइंट वैसे ही है जैसे पर्दा नशी वुमेन में पढ़ा, अगर हर एक फैक्ट को प्रॉपर डिस्क्लोज कर रहे हैं, अगर हर एक चीज को प्रॉपर डिस्क्लोज कर रहे हैं, पहले से ही बता रहे हैं और सामने वाला मेरी टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, तो फिर वहां पर यह माना जाएगा कि इसने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, इसके साथ में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, अगर फुल डिस्क्लोजर हो गया है। दूसरा देखिए, द वीकर पार्टी वॉज इन रिसिट ऑफ कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट एडवाइस बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसके पास में अपॉर्चुनिटी थी, अगर उसके पास में मौका था कि वो एक इंडिपेंडेंट एडवाइस ले सकता है किसी प्रोफेशनल से, किसी समझदार आदमी से, लेकिन उसने इस ऑप्शन पे एक्सरसाइज नहीं किया। उसके पास में मैंने उसको पूरा मौका दिया कि भाई आप सोच लो, समझ लो, किसी से सलाह मशवरा कर लो, लेकिन उसने किसी सलाह मांगी नहीं, उसने किसी से डिस्कस किया ही नहीं, उसने अपने मन से आकर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। तो यहां पर उसकी बेवकूफी है ना। और एक बात हमेशा याद रखिए, लॉ में बेवकूफी की कोई भी रेमेडी नहीं होती है, नेग्लिजेंस की कोई भी रेमेडी नहीं होती है। तो जब आपके पास में ऑप्शन था एडवाइस लेने का, आपने नहीं ली है, तो इसका मतलब गलती किसकी है, आपकी है। तो यहां पर प्रिजम्पशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर सबको? और लास्ट है, अगर कंसीडरेशन एडिक्वेट है, कंसीडरेशन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एडिक्वेट नहीं है तो उससे कोर्ट को यह पता चलता है कि यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है कि अगर कंसीडरेशन एडिक्वेट है, ठीक है, तो फिर उस केस में कोर्ट ये मान करके चलेगा कि यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस तो आदमी तब करेगा ना जब उसको कोई फायदा मिल रहा होगा। अगर कोई पूरे के पूरे पैसे दे रहा है, कोई भी बेनिफिट नहीं उठा रहा है, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस करेगा क्यों। तो अगर कंसीडरेशन वहां पर एडिक्वेट है तो ये माना जाएगा कि यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। क्लियर सबको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेक्शन 19A को एक यहां पर चार्ट में बताया गया है। क्या कह रहा है, सबसे पहले तो बोल रहा है इफेक्ट ऑफ undue influence 19A, when consent to the agreement is caused by undue influence, the contract shall be voidable at the option of party whose consent was so caused। तो जिसकी कंसेंट ली गई है उसके पास में पूरा ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को voidable करवा सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ, इट लाइज ऑन द पार्टी वांट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो आरोप लगा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कराना चाह रहा है, उसके ऊपर प्रूफ रहेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस का। अब देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है। A contract is presumed to be induced by undue influence if the following two conditions are satisfied। तो देखिए ये प्रिजम्पशन लिया जाएगा कि undue influence हुआ है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। सबसे पहले एक पार्टी उस पोजीशन पे है जहां पर सामने वाले की विल को डोमिनेट कर सकती है। दूसरा, द ट्रांजैक्शन इज अनकॉन्शनेबल, यानी कि अनरीजनेबल, ट्रांजैक्शन को देख करके ही पता चल रहा है कि ये ट्रांजैक्शन गलत है।
5 करोड़ की प्रॉपर्टी 25 लाख रुपए में खरीद ली गई, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए में खरीद ली गई। अब सामने से ही पता चल रहा है ना कुछ तो गड़बड़ है, बोलते नहीं दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वैसे ही यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तो इसका मतलब यहां पर यह माना जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। दूसरा, इन सच अ केस डोमिनेंट पार्टी इज अंडर द बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि जो डोमिनेंट पार्टी है, जो पार्टी के ऊपर आरोप लगा है, उसको यह साबित करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस उसने नहीं किया है। यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। क्लियर सबको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर डिफरेंस दिया हुआ है। कोर्जन हम लोगों ने पूरा पढ़ ही लिया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हम लोगों ने पूरा पढ़ ही लिया है। यहां पर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पर आपकी याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर नोट्स में ये डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो डिफरेंस आप लोग एक बार खुद से करिएगा, सारे पॉइंट्स वही हैं जो हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। तो ये आपके बेनिफिट के लिए इसमें दिया हुआ है। नोट्स आपको डीसी ऐप में मिल जाएंगे, वहां पर आपको सारे के सारे डिफरेंस याद करने हैं। सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो है वो नोट्स में दिए हुए हैं। तो नोट्स के आगे का देखते हैं। अब देखिए यहां पर हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस खत्म होता है, यहां पर नया सेक्शन स्टार्ट होता है, सेक्शन 17। सेक्शन 17 किस चीज का है? सेक्शन 17 है फ्रॉड का। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ करके आए हैं? अभी हम लोग पढ़ करके आए सेक्शन 15। सेक्शन 15 किसका था? कोर्जन। सेक्शन 16 किसका था? अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसके बाद में आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 किसका है? फ्रॉड का। अब देखिए फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी के साथ में किसी तरीके की कोई चीटिंग करना, किसी को झूठ बोलना। और यहां पर इन हर एक चीज का पर्पस क्या है? झूठ बोलने का पर्पस क्या है? धोखा देने का पर्पस क्या है? इन सब का पर्पस एक ही है कि सामने वाला मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले। और देखिए हम लोग फ्रॉड को और मिसरिप्रेजेंटेशन को दोनों को एक साथ ही करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में बस केवल और केवल एक ही चीज का फर्क होता है, इंटेंशन का। इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब सोच। फ्रॉड में हमेशा इंटेंशन होती है फ्रॉड करने की, यानी कि जो भी हम झूठ बोल रहे हैं वो जानबूझ करके झूठ बोल रहे हैं। हम सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन रख रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि सामने वाले के साथ में धोखा हो जाए, सामने वाले के साथ में बुरा हो जाए। तो अगर हम सोच समझ करके किसी के साथ में भी गलत कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? जहां पर मैं झूठ तो बोल रहा हूं लेकिन मुझे खुद को नहीं पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये झूठ है। दिस इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो दूसरे वाले केस में क्या था? मिस रिप्रेजेंटेशन में मेरी इंटेंशन नहीं थी, वहां पर भी मैं झूठ बोल रहा हूं, फ्रॉड में भी मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन फ्रॉड में सोच समझ करके झूठ बोल रहा हूं। और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि मेरी इंटेंशन नहीं है झूठ बोलने की, लेकिन तो भी मैं झूठ बोल रहा हूं, हालांकि मुझे लगता है कि मैं सच बोल रहा हूं। अब दिमाग में आएगा कि सर ऐसी सिचुएशन कैसे हो सकती है? सपोज करिए मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मेरी कार जो है वो घर पे खड़ी हुई है पार्किंग में। जब मैं सुबह यहां के लिए निकला तो मेरी कार बिल्कुल नई खड़ी हुई थी। अब जब मैं ऑफिस से घर से ऑफिस आया तो ऑफिस आकर के किसी ने मेरे से पूछा कि सर क्या आप अपनी कार बेचेंगे? मुझे भी अपनी कार बेचनी थी, मैंने कहा ठीक है मैं अपनी कार बेचूंगा। उन्होंने पूछा कितने की? मैंने कहा 10 लाख रुपए की। उन्होंने कहा ठीक है सर 10 लाख रुपए में कार खरीद रहा हूं। उन्होंने मेरे से पूछा कि सर आपकी गाड़ी बढ़िया है, उसमें कोई स्क्रैच या किसी तरीके का डेंट वगैरह तो नहीं है? मैं सुबह गाड़ी देख करके आऊं, गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास बिल्कुल चमचमाती हुई खड़ी हुई थी। अब पता चला कि मेरे पीठ पीछे किसी बच्चे ने उसमें कोई पत्थर मार दिया या किसी गाड़ी ने कोई डेंट लगा दिया, कुछ भी हो गया। अब मैं तो जब ऑफिस से निकला तो मुझे क्या लग रहा है कि गाड़ी मेरी बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे तो नहीं पता कि मेरे पीठ पीछे गाड़ी में क्या हुआ है। अब मैं सामने वाले को बोल रहा हूं गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये बोल तो मैं झूठ रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। दिस इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। अब इसी को उल्टा कर लीजिए, मुझे पता है कि मेरी गाड़ी में डेंट लगा हुआ है, मुझे पता है कि मेरी गाड़ी में ये खराब है, लेकिन मैं जानबूझ करके सामने वाले से बोल रहा हूं कि नहीं मेरी गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है। दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। फर्क समझ में आया दोनों में? फ्रॉड में आदमी जानबूझ करके झूठ बोलता है और मिस रिप्रेजेंटेशन में झूठ बोलता है लेकिन उसमें इंटेंशन नहीं होती है। चलिए एक बार थ्योरी पे आते हैं, फ्रॉड का मतलब समझते हैं। देखिए fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract or with his or her convenience by his or her agent with the intent to deceive, with the intent to deceive यानी धोखा देने की इंटेंशन है किसको? अनदर पार्टी को, देयर टू और हिज और हर एजेंट और टू इंड्यूस हिम हर enter into
कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर एक पार्टी किसी पार्टी को डिसीव कर रही है, डिसीव का मतलब धोखा देना, धोखा दे रही है, इंटेंशन के साथ में धोखा दे रही है। और उसकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है ताकि वो मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले। पर्पस क्या है? ताकि वो मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले। देखिए अब यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन सबको फ्रॉड माना जाता है। जैसे the suggestion as to a fact of what which is not true by one who does not believe it to be true। मुझे पता है कि ये सच नहीं है, तो भी ये फैक्ट मैं सामने वाले को बता रहा हूं, यानी कि झूठ बोलना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ झूठ बोलना। अगर कोई जानबूझ करके झूठ बोल रहा है, उसको पता है कि ये फैक्ट सच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो झूठ बोल रहा है। दूसरा, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब जानबूझ करके किसी भी बात को छुपाना, बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। जब मेरे को कोई बात पता है, मेरे को कोई फैक्ट पता है, लेकिन सामने वाले से मैं जानबूझ करके कोई बात छुपा रहा हूं, उसको बोला जाएगा फ्रॉड। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट। मैं प्रॉमिस कर तो रहा हूं, लेकिन मेरी इंटेंशन क्या है? मुझे प्रॉमिस करते समय ही ये बात पता है कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। जब मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं तो मुझे पहले से ही पता है कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं झूठ बोल रहा हूं, तो उसको भी क्या माना जाएगा? फ्रॉड। और ऐसा कोई भी काम जो फिट होता हो, किसके लिए फिट होता हो? कोई भी एक्ट जो फिट होता हो, किसके लिए? डिसीव के लिए, यानी कि धोखा देने के लिए। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज टू लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट। और ऐसा कोई भी काम जिसको लॉ ने स्पेशली डिक्लेयर किया है कि अगर आपने ये काम किया तो उसको फ्रॉड माना जाएगा। अब ऐसा कौन सा काम होगा जिसमें लॉ ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि इसको फ्रॉड माना जाएगा? देखिए अब जैसे सपोज करिए कि मेरे पास में ये पेन है, ये पेन चलता नहीं है, मुझे ये बात पता है कि ये पेन नहीं चलता है। आप आए मेरे पास में, आपने मेरे से बोला कि सर ये पेन आप बेचेंगे? मैंने कहा हाँ मैं बेचूंगा। आपने पूछा कितने का है? मैंने कहा 5,000 का। आपने बोला सर दे दीजिए। अब ये पेन चलता नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने आपको बताया भी नहीं कि ये पेन नहीं चलता है। आपने 5,000 रुपए दिए, मैंने आपको पेन दे दिया, आप पेन लेकर के चले गए। जब आप घर पहुंचे तो घर पहुंच करके जब ये पेन ट्राई किया तो पता चला ये पेन तो चलता ही नहीं है। अब आप ये बताइए क्या इसको फ्रॉड बोला जाएगा? आंसर इज नो, ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? आपको पेन चेक करके लेना चाहिए था ना। ऐसा कहीं आपने पढ़ा है कि कोई आदमी अपना खराब सामान बेच नहीं सकता? बिल्कुल बेच सकता है। कहीं पर ये थोड़ी ना लिखा है कि हम घर का कबाड़ बेच नहीं सकते, या खराब सामान कोई हो गया उसको बेच नहीं सकते। ये तो खरीदने वाले की जिम्मेदारी है ना कि उसको प्रॉपर चेक करके ले। इसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझिए मान लीजिए कि मेरे पास में एक घर है, वो बिल्कुल टूटा फूटा है, कभी भी गिर सकता है। अब मैंने क्या किया कि मैंने उसमें डेंट पेंट करवा दिया और एक आदमी को बुलाया। मैंने कहा यार ये 2 करोड़ का मकान है, खरीदोगे? उसने देखा मकान ठीक है, सब कुछ सही है, उसने मेरे से खरीद लिया। ना उसने कुछ पूछा, ना मैंने उसको कुछ बताया। अब 2 दिन बाद वो मकान गिर गया, क्या इसको फ्रॉड माना जाएगा? मैंने तो उसको कुछ नहीं झूठ बोला, कुछ नहीं बताया, मकान खराब था, क्या इसको फ्रॉड माना जाएगा? आंसर इज यस, इसको फ्रॉड माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? अब यहां पर इस वाले पॉइंट पे आते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ये बात बोलता है कि अगर कोई भी आदमी मूवेबल प्रॉपर्टी को, ये पेन क्या था? मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचता है और वो बात नहीं बताता है कि उसमें कोई कमी है, तो इसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ये बायर की गलती है, बायर को सोच समझ करके खरीदना चाहिए। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये हमेशा एजम्पशन लेकर के चला जाएगा कि जो सेलर है, बायर पूछे या ना पूछे, हर एक फैक्ट को बताना सेलर की ड्यूटी है। अगर सेलर किसी भी बात को छुपाता है तो फिर उसको फ्रॉड माना जाएगा। वो वेट नहीं करेगा कि पहले बायर पूछे फिर मैं बताऊं, वो हर एक चीज को अपने आप डिस्क्लोज करेगा। तो देखते हैं certain acts and omissions have been specifically declared to be fraudulent by various act। तो कुछ कुछ एक्ट हैं जिसमें बहुत सारे एक्ट को, बहुत सारे कंडक्ट को बोला गया है कि ये फ्रॉड है। फॉर एग्जांपल अंडर सेक्शन 55 ऑफ द ट्रांसफर फॉर प्रॉपर्टी एक्ट, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसका जो सेक्शन 55 है वो ये बात बोलता है जो अभी मैंने आपको बताई, द सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द बायर एनी मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड नॉन डिस्क्लोजर अमाउंट टू फ्रॉड। तो अगर किसी भी चीज को नॉन डिस्क्लोज किया, किस मामले में? इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में। किस मामले में? इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में। तो उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा फ्रॉड। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड। तो ऐसा कोई भी काम जो फ्रॉड में प्रॉपर बैठता है और उसको डिक्लेयर किया गया है कि इसको फ्रॉड माना जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए फ्रॉड के।
तो देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल हैं फटाफट से। सबसे पहले, अ फर्नीचर डीलर कंसील्स द क्रैक्स इन फर्नीचर बाय पॉलिश वर्क। बिल्कुल भाई, फर्नीचर में क्रैक लगा हुआ है, अब हमने क्रैक को छुपा दिया, क्रैक में पॉलिश कर दी, तो अब तो क्रैक दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब एक्टिव कंसीलमेंट हो गया। अगर इसको मैंने छुपाया ना होता और मैं बताता भी ना बायर को कि इसमें क्रैक लगा हुआ है, तो भी उसको फ्रॉड नहीं माना जाता। लेकिन मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर कंसील कर रहा हूं। किसको कंसील कर रहा हूं? क्रैक्स को। कैसे कर रहा हूं? बाय पॉलिश वर्क, उसको छुपा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। टी बॉट अ कैनन फ्रॉम एच। अब देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, टी बॉट अ कैनन फ्रॉम एच, इट वॉज डिफेक्टिव बट एच had plugged it. T did not examine the cannon, but it burst when he used it. Held as the plug had not deceived T, it was held that he was liable to pay for the cannon. तो देखिए यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी में जिम्मेदारी हमेशा बायर की होती है। अब उसने कैनन ली, अब कैनन को उसने चेक नहीं किया, उसने सीधे प्लग में लगा दी, वो बर्स्ट हो गई, तो वहां पर यह बोला गया है कि भाई यहां पर फिर सेलर की गलती नहीं है, सेलर ने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, आपको खुद इंक्वायर करना चाहिए था, तो वहां पर बायर को कैनन का पेमेंट देना पड़ेगा। इसको फ्रॉड नहीं माना गया है। सेम वही चीज है जो अभी मैंने आपको बताई। आगे देखते हैं, एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड। अब फ्रॉड के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है, यानी कि अगर ये सारे एलिमेंट हैं तभी उस कंडक्ट को, तभी उस एक्ट को फ्रॉड माना जाएगा। सबसे पहले, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी फॉल्स। जो चीज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो चीज हम बता रहे हैं, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए, यानी झूठ होनी चाहिए। बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, यहां पर पार्टी टू पार्टी फ्रॉड होगा। जैसे कोर्जन में हम लोगों ने पढ़ा था ना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, फ्रॉड में नहीं होगी। विद अ व्यू टू डिसीव द अदर पार्टी, अब ये सब कुछ कर रहे हैं तो वहां पर हमारी इंटेंशन क्या है, व्यू क्या है? सामने वाली पार्टी को डिसीव करना, यानी कि धोखा देना। इट मस्ट रिलेट टू फैक्ट, किसी फैक्ट से रिलेट होना चाहिए। कोई हम अगर किसी को एडवाइस दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, तो वो चीज नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि यार शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, नहीं, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट का मतलब क्या है? फैक्ट का मतलब है सच्चाई, यानी जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो रिलेटेड टू फैक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। द अदर इज एक्चुअली डिसीव, और सामने वाले को वाकई में नुकसान भी हुआ, यानी मेरी इंटेंशन तो है आपको धोखा देने की, आपको नुकसान पहुंचाने की, लेकिन मेरे धोखा देने से आपको धोखा हो ही नहीं रहा है, आपको नुकसान हो ही नहीं रहा है, तो फिर इसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए मेरे को शेयर मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज है, आपने मेरे से बोला कि सर एक पीक्यूआर कंपनी है, इसके शेयर कैसे हैं, इसके शेयर में पैसा लगाना चाहिए। मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है कि यह कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और मुझे आपका नुकसान करवाना था। मैंने आपसे झूठ बोल दिया कि हाँ इसके शेयर ले लो, बहुत बढ़िया शेयर है, ये कंपनी अभी अगले साल बहुत हाई पोजीशन पर पहुंचने वाली है। आपने क्या किया? मेरी बात पे भरोसा किया और ये शेयर खरीद लिए। तो मैंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन हुआ क्या? उल्टा। 6 महीने बाद ये कंपनी वाकई में बहुत ऊपर पहुंच गई। अचानक से कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव हो गया और कंपनी बहुत ऊपर पहुंच गई, आपके शेयर का प्राइस 4 गुना हो गया। तो मेरी इंटेंशन क्या थी? आपको धोखा देने की, लेकिन आपको धोखा हुआ ही नहीं। तो क्या इसको फ्रॉड माना जाएगा? इसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। तो सामने वाली पार्टी को वाकई में डिसीव होना भी चाहिए और साथ में उसको लॉस भी होना चाहिए, और अगर उसको लॉस नहीं हुआ है तो फिर उसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। क्लियर सबको? तो चलिए, आज हम लोगों ने फ्रॉड स्टार्ट किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा, तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट टर्न पर इसी को ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, बस केवल 3 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।